इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंट्रोडक्शंस टू फिजिक्स, इसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शंस दिया गया है कि पहली चीज़ की फिजिक्स क्या है, या ये आपको बताया गया है कि फिजिक्स कैसे रिलेटेड है इन्वायरमेंट के साथ, उसका सोसाइटी के साथ क्या रोल है, और 4 टाइप का फंडामेंटल फोर्स हैं जो आपके नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो दिस इज द कॉमन थिंग्स कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत साइंस के बारे में डिस्कस हो जाए। व्हाट इज साइंस? तो एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप देख सको, वी कैन फील, वी कैन टच, वी कैन सी, इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है ना, नेचर्स के बारे में स्टडी करना, टू स्टडी द नेचर्स एंड इट्स लॉज इज कॉल्ड द फिजिक्स। हाउ इट इज इंटरेक्टेड टू आवर सेल्फ, मतलब जब नेचर्स के बारे में स्टडी होती है, when we discuss about the natures, कि नेचर्स में अर्थ का रोटेशंस कैसे होता है, प्लैनेट्स के रोटेशंस कैसे होते हैं, ठीक है ना, दिन और रात क्यों होता है, साउंड्स वेव कैसे ट्रेवल करती हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रेवल करती हैं, ठीक है ना, थंडर स्टॉर्म्स क्यों आते हैं, या इन्वायरमेंट में सारे चेंजेस कैसे होते हैं, अर्थ अपने एक्सिस पे ही क्यों रोटेट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगता है। So this kind of activity, research, study is called the physics. Okay? So we can write, बड़ी खूबसूरत लाइन है, सी वर्मा साहब लिखते हैं कि to study nature and its laws is कॉल्ड फिजिक्स। नेचर्स के बारे में स्टडी करना और उसके नियमों को ऑब्जर्व करना ही स्टडी कराता है। ठीक है, और एक चीज उन्होंने और लिखी कि इस पूरे इन्वायरमेंट में जो भी कुछ आप फील कर सको, जो भी कुछ आप सोच सको, समझ सको, एवरीथिंग इज द फिजिक्स। इन इन्वायरमेंट all things you can imagine, you can see, or you can observe, it's called physics। इस पूरे इन्वायरमेंट में जो भी कुछ आप महसूस कर सको, देख सको, ऑब्जर्व कर सको या सोच सको, एवरीथिंग इज फिजिक्स। अब देखो, फिजिक्स को समझाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर समझ रहे हो आप कैसे? क्योंकि जब भी इन्वायरमेंट्स के बारे में स्टडी हुई, या जो नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है ना, उसके बारे में जब आप स्टडी करते हो, देन दिस इज रिलेटेड टू द फिजिक्स। बट फिजिक्स वहीं तक स्टेबल नहीं है कि हमने नेचर्स के बारे में स्टडी किया या पुराने लॉ पढ़े। फिजिक्स इज नॉट इन स्टेबल ओवर देयर। फिजिक्स का रेंज बहुत वाइड, जो भी आप समझ रहे हो, सोच रहे हो, ऑल दिस थिंग्स विल बी द पॉसिबल राइट नाउ। पहले हम सोचते थे कि हम हवा में उड़ रहे, ठीक है ना, हवा में उड़ने लगे। राइट ब्रदर्स ने इस काम को पॉसिबल कर दिया, ठीक है ना। फिर शुरू में कंप्यूटर्स आते थे, बहुत बड़े बड़े आते थे, उनका स्टोरेज के लिए बहुत बड़े बड़े रूम्स जो है बनाए जाते थे, ठीक है ना, और उसमें डाटा को स्टोर किया जाता था केबल्स के फॉर्म में। बाद में फिजिक्स आपका इन्वेंशंस हुआ, सेमीकंडक्टर्स आए, माइक्रोचिप्स बनने लगे, माइक्रो प्रोसेसर्स आ गया, इंटेल्स आ गया। देन वी कैन स्टोर आवर इंफॉर्मेशन इन ए सिंगल चिप और सिंगल सर्किट। अभी जो भी कुछ आप देख रहे हो और एनवायरमेंट में, चाहे वो एलईडीज हो, टीवीज हो, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स यू कैन सी इन आवर एनवायरमेंट। एवरीथिंग इज इमेजिनेशंस। सब कुछ पहले इमेजिनेशन था, बाद में ये सक्सेस हो गया। तो जो भी कुछ अभी हम सोच रहे हैं ना, दिस इज आल्सो द फिजिक्स। अभी हम कल के बारे में सोच रहे हैं कि कोई उड़ते हुई कार बन जाए, बन रही है अभी, ठीक है ना, टाइम मशीन बन जाए, हो सकता है बन जाए। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर साइंस एंड फिजिक्स। ऑल द थिंग्स which can imagine or which can think is possible in your science and physics। जो भी कुछ आप देख सको, समझ सको, महसूस कर सको, सब कुछ फिजिक्स है।
चाहे वो 3D पिक्चर्स की बात कर लो, एनिमेशन सीन्स की बात कर लो, या फिक्शन सीन्स की बात कर लो, मूवी में जो फाइटिंग सीन्स होता है, या तो 3D फिनोमिना भी आ गया है, एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड इन योर 3D बोर्ड्स चल रहे हैं, वर्चुअल इमेज है, आर्टिफिशियल है, AI आर्टिफिशियल इंटीग्रेटेड डिजाइनिंग्स का अब तो कोर्स चल रहा है, उसमें बहुत सारी स्टडी भी हो रही है, क्वांटम फिजिक्स भी चल रही है। सो देयर इज so many scopes and so many varieties, so many types, so many imagination, so many powers in the physics। तो इसीलिए एस सी वर्मा ने लिखा है, बड़े बेहतरीन लाइन है, दैट इज व्हाई आई हैव एक्सप्लेन यू। इस पूरी दुनिया में जो भी कुछ सोचो समझो आप कर सकते हो, दैट इज द फिजिक्स। ये ठीक है कि नेचर की स्टडी हम करते हैं, नेचुरल लॉ के बारे में, तो फिजिक्स वहीं तक आपकी स्टेबल नहीं है। फिजिक्स एवरीथिंग वी कैन फील और ऑब्जर्व इज द कम इन द फिजिक्स। ओके, तो ये तो आपका फिजिक्स का डेफिनेशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि फिजिक्स बेसिकली आपकी जब इन्वायरमेंट की स्टडी होनी शुरू हुई तो फिजिक्स आपके पास केवल माइक्रो फिजिक्स थी, ठीक है ना। फिजिक्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। फिजिक्स को बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब बिफोर दिस डिविजन्स, इस डिविजन्स के पहले हमारे पास सिर्फ एक ही फिजिक्स थी, वो थी माइक्रो फिजिक्स, ठीक है ना। माइक्रो, एवरीबडी heard about the micro physics। this is also called the classical physics। इसको हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं, या कहीं कहीं आपको ओल्ड फिजिक्स भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ओल्ड फिजिक्स, ठीक है ना। अब इसमें किस चीज़ की आप स्टडी करते हो, तो स्टडी द नेचर्स, नेचर्स के बारे में आप स्टडी करोगे कि नेचर्स कैसे, नेचर्स में कोई भी घटनाएं, खगोलीय घटनाएं, एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें कैसे हैपन होती हैं। जैसे अर्थ अपने नेचर्स पे क्यों रिलेट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। सो टू स्टडी नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड माइक्रो फिजिक्स एंड क्लासिकल फिजिक्स। नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब बड़ा, ठीक है ना, क्लासिकल मतलब पुराना, जिसमें बहुत सारे चेंजेस न हो। इसमें आप पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ोगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, या केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना। केपलर्स ने जो प्लेनेटरी लॉ दिए थे रोटेशन से रिलेटेड, कि कैसे कोई प्लेनेट जो है रोटेट होता है, ठीक है ना। केपलर्स के 3 बड़े फेमस लॉ थे। तो जो पुराने लॉज थे उनके स्टडी करना, या ऑलमोस्ट नेचर के बारे में स्टडी करना कि दिन रात कैसे हो रहा है, बारिश कैसे हो रही है, क्यों हम बड़े हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को स्टडी करना ही आपका क्या कहलाएगा, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है ना। दूसरी जो फिजिक्स बनी उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया माइक्रो फिजिक्स में। माइक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों की स्टडी। ओके, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल थिंग्स। जब छोटी छोटी चीज़ों की जब आप स्टडी करोगे देन इट विल बिकम द माइक्रो फिजिक्स। इसको हम बोलते हैं एडवांस फिजिक्स। क्या बोलेंगे, एडवांस, एडवांस फिजिक्स भी बोलते हैं। कहीं कहीं इसको एटॉमिक फिजिक्स भी बोला जाता है, ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स। तो जब नाम से ही डिस्कवर हो रहा है कि किसकी स्टडी करनी है, एटम्स की स्टडी करनी है। उसके पहले आपका केवल माइक्रो फिजिक्स ही था, इसी के बारे में स्टडी हम करते रहते थे, ठीक है। लेकिन जब 1919 में आपका जो रदरफोर्ड या जे सैमसन साहब आए, जब उन्होंने ये बताया पूरी दुनिया को कि ये जो पूरा वर्ल्ड है मैटर से मिलकर के बना है, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जब स्टडी होने लगी या प्रैक्टिकल में वो आ गए पूरे वर्ल्ड में, सबने उनको मान लिया, तब जाकर के एक नई ब्रांच मिल गई जिसको बोल दिया गया माइक्रो फिजिक्स। अब इसमें छोटी छोटी चीज़ों की स्टडी होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करोगे आप, प्रोटॉन्स की स्टडी करोगे, ठीक है ना, या जो सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस आ रहे हैं उनकी आप स्टडी करोगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, या जितने भी जो न्यू जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारी चीज़ें आप इसमें माइक्रो फिजिक्स में स्टडी करोगे, ठीक है ना। तो 2 तरह की फिजिक्स थी हमारे पास, एक तो माइक्रो फिजिक्स, दूसरा माइक्रो फिजिक्स, ठीक है। अब इसमें दोनों में डिफरेंस यही है ना, इसके जो लॉ है थोड़े फिक्स हैं, कभी चेंज हुए नहीं।
बट माइक्रो फिजिक्स के जो रूल एंड रेगुलेशंस थे वो आपके चेंज होते रहे, ठीक है ना, टाइम के साथ, डिस्कवरीज के साथ, ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ, इट विल बी द चेंजिंग राइट नाउ, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स फिजिक्स या एडवांस फिजिक्स, ठीक है। इसीलिए इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिजिक्स है, इसको हायर स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है। जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो वहाँ पर जाकर के इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलेगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको वहाँ भी ये सारी चीज़ें बहुत कम ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना, वहाँ भी आपको थियोरेटिकली भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिजिक्स के बारे में थी। पहले तो माइक्रो फिजिक्स हो गया, दूसरा आपका माइक्रो फिजिक्स हो गया। माइक्रो का डिवीजन इसलिए हुआ क्योंकि इसके लॉ फिक्स थे, इसके लॉ वेरिएबल थे, इसमें कुछ फिक्स ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन आया, अब उसमें बोला गया कि इसमें भी डिवीजन हो सकता है, इससे भी छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा चेंज होती रही, इसमें अभी भी चेंज हो रहा है। आपको नई टेक्नोलॉजी आएगी तो कहाँ आएगी, इसी में आएगी, माइक्रो फिजिक्स में आएगी, इसलिए इसको एडवांस टेक्नोलॉजी बोल दिया गया। ये अलग ब्रांच ही बन गया आपका फिजिक्स में, ठीक है। इट विल बिकम ए डिफरेंट ब्रांच होकर गया। और ये आपकी पुरानी चीज़ें हैं जिसमें आपको स्टडी करते हैं। इसमें थर्मोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, मैकेनिक्स है, ठीक है। जितने भी पार्ट्स आपके दिख रहे हो फिजिक्स का, बहुत सारे पार्ट्स बाद में फिजिक्स में कर दिए गए। मैकेनिक्स आ गया, ऑप्टिक्स आ गया, थर्मोडायनेमिक्स आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया। धीरे धीरे पार्ट वाइज इसमें डिवाइड कर दिया गया। जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो वहाँ पे इसके कई सारे ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, सोम डोम कोम, कई टाइप्स के आपको ब्रांचेस मिलेंगे पढ़ने के लिए। सो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था फिजिक्स। माइक्रो और माइक्रो में इनका डिविजन्स हो गया। फिजिक्स का था नेचर की स्टडी करना, बाद में धीरे धीरे पूरी टेक्नोलॉजी जो है फिजिक्स में जुड़ती चली गई। जो भी इन्वेंशन होते गए वो आप न्यू टेक्नोलॉजी में आ गए या एडवांस फिजिक्स उनको वो दिया गया कि जो इन्वेंशन हो रहा है किस में हो रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी में हो रहा है या एडवांस फिजिक्स में हो रहा है। एडवांस फिजिक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल अभी आपका क्वांटम फिजिक्स है। पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है, चाइना बहुत सारा पैसा इस पर बहा रहा है पानी की वजह से। बहुत सारी ऐसा कहा जा रहा है कि नई टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल सब कुछ चेंज कर देगी, इंसान की स्पीड कई गुना तेज हो जाएगी, इंसान का माइंड कई गुना तेज हो जाएगा, हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी बुलेट ट्रेन की बात हो रही थी 300 350 स्पीड से, ठीक है। अभी जो चाइना के बारे में जो डिस्कवरी चल रही है वो बोल रहे हैं कि हमारी जो ट्रेन चलेगी वो 5000 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। हम क्वांटम फिजिक्स पे इस पर डिस्कवरी कर रहे हैं। सो देयर इज मेनी चेंजेस ओवर देयर। कल कुछ भी हो सकता है। फिजिक्स इतनी आगे आती चली गई है, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है कि वी हैव सीन सो मेनी चेंजेस इन आवर लाइफ स्पेन। हम सब लोग अपनी लाइफ स्पेन में बहुत सारे चेंजेस को देखेंगे। चलिए ठीक है, इस पर डिस्कशन हो गया। अब जो इसके बाद एनसीईआरटी पे या सीबीएसई का जो सिलेबस है इसके बाद आता है यूनिफिकेशंस। यूनिफिकेशन एक वर्ड है, एक हेडिंग है आपके सिलेबस में। तो यूनिफिकेशंस क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक ही लॉ के साथ एक्सप्लेन करना। दिस इज कॉल्ड द यूनिफिकेशंस। टू एक्सप्लेन more problems using single laws is called यूनिफिकेशन। ये आपका यूनिफिकेशन बोलते हैं उसको, ठीक है ना, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसको सिंगल लॉ से एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है ना। पहले हुआ ये कि जब फिजिक्स नया नया डेवलप हुआ उसमें कैलकुलस, जब से आपका कैलकुलस इन्वॉल्व हुआ फिजिक्स में तब जाके बहुत सारी चीज़ें ना इजी हो गई। बिकॉज अगर आप हिस्ट्री देखोगे 300-400 साल पहले तो उस समय हमारे पास जो इक्वेशन आती थी इलेक्ट्रो की, मैग्नेटिक्स की, वो कभी सॉल्व ही नहीं होती थी। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल लग जाते थे उसको सॉल्व करने के लिए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्राई किया कि जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है या एक साथ कई सारी प्रॉब्लम है, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ आया, न्यूटन साहब ने दे दिया ग्रेविटेशनल लॉ, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ डिफाइन कर दिया। अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, ग्रेविटी क्यों लग रहा है, क्यों दिन रात हो रहा है, या उसमें आप बोलो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ उन्होंने बना दिया कि ये हर जगह एप्लीकेबल। वहाँ भी प्रॉब्लम इस तरीके की होगी तो वहाँ भी इस लॉ को लगा सकते हो, पानी में भी लगा सकते हो, हर जगह ये एप्लीकेबल होता है। इस तरीके का जो प्रयास था साइंटिस्ट का, एक्टिविटी थी, उसको बोला गया कि यूनिफिकेशन ऑफ लॉ। भाई एक ही साथ कई सारे प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, कई सारी चीज़ों को एक साथ एक्सप्लेन कर देना। उस समय साइंटिस्ट जो है इस पर बहुत सारे वर्क करते थे। जैसे मैक्सवेल आए, 4 इक्वेशन से उन्होंने बड़ी फेमस 4 इक्वेशंस दिए आपको, पूरा मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म किया। न्यूटन साहब आए, 3 लॉस दिए,
इससे पूरा आपका मैकेनिक्स खत्म हो गया। तो उस समय साइंटिस्ट इस पर वर्क करते थे कि कैसे बहुत सारी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया जाए, सिंगल लॉस एक्सप्लेन कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद आपका आया रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म में क्या होता है कि प्रॉब्लम जब बड़ी होती है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग पढ़ा रहे थे कि एक ट्रेवल कर रहा है, उसको पीछे से एक ऑब्जर्व कर रहा है, फिर इसके ऊपर भी कोई और आ रहा है, वो भी उसके ऊपर मोशन कर रहा है। तो जब इस तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है तो फिजिक्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। टू डिवाइड द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बिटवीन द इंटरवल्स एंड देन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड द रिडक्शनिज्म, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना ही आपका रिडक्शनिज्म का है। मतलब रिडक्शन मतलब क्या, रिड्यूस कर देना। टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स in small parts and then try to solve it। फिर इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई ट्रेन मोशन कर रही है, ठीक है, कुछ टाइम बाद एक और ट्रेन उसके पीछे से उसको कवर कर रही है, उन दोनों की स्पीड में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। सामने जा कर के कुछ कोलिजन्स हो रहा है तो कोलिजन की स्पीड कितनी होगी। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, बेसिक प्रॉब्लम्स जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसको पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व करना ही आपका रिडक्शनिज्म कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका यूनिफिकेशन हो गया, रिडक्शनिज्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एनसीईआरटी में आपसे ये पूछता है कि फिजिक्स जो है ना सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है। या क्या रोल रहता है फिजिक्स का सोसाइटीज में। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी आप देख रहे हो सोसाइटीज में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स बिलोंग टू द टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी बिलोंग्स टू द फिजिक्स। अब जितना भी आप सेमीकंडक्टर देख रहे हो, रजिस्टर देखोगे, कैपेसिटर देखोगे, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, फिजिक्स में आएंगी। जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है ऑलमोस्ट दे आर रिलेटेड टू द फिजिक्स। फिजिक्स की वो ब्रांच है। तो सोसाइटी से फिजिक्स का रिलेशन आपसे अगर पूछेगा, रिलेशन टू सोसाइटी, रिलेशन टू सोसाइटी मतलब फिजिक्स से सोसाइटी का क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन है कि फिजिक्स कैन बी गुड और बैड एज वी यूज इन द आवर नेचर्स। ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम फिजिक्स को कैसे यूज कर रहे हैं। सम टाइम इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। जैसे मान लो हमने अपने लिए बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर रखी हैं अपनी सुख सुविधा के लिए। एसी हो गया, डीसी हो गया। पहले हम घूमते रहते थे। वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैंस और हिस्ट्री ऑफ आवर वुमेन्स, देन दे आर, हम लोग जंगल में रहते थे, वी आर लिव्स इन द ट्रीज, और वहाँ पे एक आदिवासी की तरह हमारे जीवन जो है व्यतीत करते थे। बाद में धीरे धीरे डिस्कवरी होती चली गई, तो उसके बाद वुमेन्स बीइंग सेटल्ड राइट नाउ, धीरे धीरे सेटल्स होते गए। अभी भी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट रहती है कि ये चीज़ होनी चाहिए, 2G आया, 2G से 3G आया, 3G से 4G आया, और 5G की बात चल रही है, 6G की बात चल रही है। सो इट इज़ डिपेंड अपॉन अस। सम टाइम इट इज़ द गुड एंड सम टाइम इट इज़ द बैड। अब बैड क्यों है? साइंस इज़ द गुड एज वेल एज इविल। क्यों? क्योंकि कभी कभार हम इसका यूज़ वेपन्स के लिए करते हैं, मिसाइल्स के लिए करते हैं, टैंक्स के लिए करते हैं। सो दिस थिंग्स आर डिपेंड अपॉन अस कि हाउ वी कैन यूज ओवर देयर। अभी हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम साइंस को सोसाइटी के लिए कैसे यूज कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें का यूज़ जब भी होगा ये नुकसान ही देगी। आप गन का यूज़ करोगे, जब भी यूज़ करोगे उसका नुकसान ही होगा। मिसाइल्स यूज़ होगा, जब भी यूज़ होगा वुमेन्स के लिए डिस्ट्रॉयर का वो काम करेगा, ठीक है ना। सो व्हेन दे आर यूजिंग दे ऑलवेज डिस्ट्रॉय द ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज द नेचर एज वेल एज द एनवायरनमेंट। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द साइंस कैन बोथ evil, goods as well as evil. It is depend upon us, the human beings, how they are using their science. Okay. Sometimes it is the good and sometimes it is the bad. So ये आपकी सोसाइटी से रिलेशन है इसका। सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो साइंस पे है, साइंस का डेवलपमेंट सोसाइटी पे है। सो बोथ थिंग्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी पे कैसे डिपेंड है, कैसे है, ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हो कि अभी टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे आपका सोसाइटी में ग्रोथ हो रही है। अब जो 4 फोर्सेस हैं, इसके बाद आपको टॉपिक मिलेगा। 4 फोर्सेस हैं फंडामेंटल फोर्सेस।
4 टाइप का फंडामेंटल फोर्स पढ़ना आपके पास। ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद पढ़ना आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। थर्ड आपको पढ़ना है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ आपको पढ़ना है वीक न्यूक्लियर फोर्स। चार ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ठीक है। चार तरीके के आपके फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उसके बारे में आपको स्टडी करनी है, ठीक है। पहली चीज हो ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी चीज क्या है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स, थर्ड है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, फोर्थ है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। चार फोर्सेस को इसको बोलते हैं नेचुरल फोर्सेस या फंडामेंटल फोर्सेस, इसके बारे में स्टडी करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पहली हेडिंग आपकी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सब लोग जानते होंगे, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, एवरीवन विल नो दैट। सब लोग इसको अच्छे से जानते होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर्स ड्यू टू देयर मासेस देन दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है? ड्यू टू देयर मास। इस वजह से जो फोर्स लगती है उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर masses is called gravitational force। दो ऑब्जेक्ट जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों अट्रैक्ट करते हैं? उनके मासेस की वजह से। तो इस टाइप की फोर्सेस क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सपोज दैट करो आपका ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है? m2, और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो d है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग ये जो है इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाली बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी, और ये वाली बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी, और इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन साहब ने इसको डिफाइन किया और उसको इन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया। यूनिवर्सल क्यों दिया? क्योंकि दिस फोर्स इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द नेचर्स, कहीं भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। आइदर यू वाटर में जाओगे वहाँ भी एप्लीकेबल है, फ्री स्पेस में जाओगे वहाँ भी एप्लीकेबल है, ऑयल में जाओगे वहाँ भी एप्लीकेबल है, लुब्रिकेंट में जाओगे वहाँ भी एप्लीकेबल है। तो ऐसी फोर्सेस हर जगह एप्लीकेबल हैं, और इसको उन्होंने मैथमेटिकली भी बताया कि किस अमाउंट से ये इस पर इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। अटैक तो कर रहा है, बट मैथमेटिकली किस अमाउंट से अटैक करेगा उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया, उसको लिखा Fg, ठीक है ना। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय द d स्क्वायर, या इसको बोलते हैं कहीं कहीं लिखा रहता है r स्क्वायर, ठीक है ना। G क्या है आपका? G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल कांस्टेंट है आपका, इसकी वैल्यू कहीं चेंज नहीं होती है, किसी भी मीडियम पे ये डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि ये हर जगह एप्लीकेबल है, कहीं इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। वाटर में जाओगे तो भी इसकी फोर्स की वैल्यू इतनी ही होगी, ऊपर आओगे तो भी इतनी ही होगी। सो इट विल बी द नेवर चेंज ओवर देयर। और जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये आपकी जी की वैल्यू होती है, ठीक है ना। इस पर तो पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना है ग्रेविटेशनल पे, न्यू क्लास 11 8 चैप्टर है आपका, सबसे लास्ट चैप्टर मिलेगा फर्स्ट पार्ट का, तो वहाँ पे और इसको अच्छे से समझेंगे। डी इसके बीच का डिस्टेंस है और m1 m2 दोनों के बीच का मास है, ठीक है। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब इसी के सिमिलर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स, ठीक है ना। इसी के सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स। सेकंड आपका फंडामेंटल फोर्स है वो
उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स। ये कब लगता है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था दो मासेस के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगेगा? दो चार्जेस के बीच में। तो फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस is called इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, बिल्कुल ये सिमिलर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के, बस इसमें एक चीज़ डिफरेंस होती है कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है चार्ज की पोलैरिटी पे। जिस टाइप का आपका चार्ज होगा उस टाइप की फोर्स होगी। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया प्लस चार्ज और एक और ले लिया माइनस चार्ज, तो प्लस माइनस चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, क्योंकि चार्जेस का प्रॉपर्टी होता है कि सेम चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्जेस रिपेल करते हैं। तो ये जो फोर्स था ना बिल्कुल सिमिलर उसी फोर्स के जैसे ही इसको भी आप लिख सकते हो, इसका भी फार्मूला बिल्कुल सेम ही है। सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड दैट एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी द के Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, जैसे वहाँ पे G आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट था, यहाँ पे K जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये ऐसा कांस्टेंट है कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ये G की तरह यूनिवर्सल नहीं है। मतलब जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे आपकी फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। ऑयल के लिए K की वैल्यू अलग होगी, ठीक है, वाटर के लिए अलग होगी, फ्री स्पेस के लिए अलग होगी, डिफरेंट चीज़ें इस पर डिपेंड करेगा। ये आपको डिटेल में पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर में 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में पढ़ोगे। इस फोर्स को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? कूलॉम्स ने। कूलॉम्स ने दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस के बारे में बताया था और उन्होंने ये वैल्यू भी निकाली थी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद चलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद बचेगा आपका स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर मतलब समझ ही रहे हो कहाँ पे फोर्स लग रही होगी? न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस क्या होता है? ये सेंटर होता है किसका? एटम्स का। तो ये बात किसकी हो रही है? एटम्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस के बीच में। तो न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होता है। प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है, उसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो पॉजिटिव चार्जेस क्लोजेस हो रहे हैं, ऑलमोस्ट इसके ये जो डिस्टेंस होता है 10⁻⁻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 ⁻
तो ये इतनी छोटा डिस्टेंस है कि इसके बीच में जो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स होगा उसके बीच का गैप और छोटा होगा, इसके बीच में और रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी। तो जब रिपल्सिव फोर्स लगेगी तो इसको तो बाहर आ जाना चाहिए, तो पूरा आपका न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए टू प्रिवेंट द रिपल्सन बिटवीन the two positive charges in the nucleus, a force is acting and balance द रिपल्सन। इसी को बैलेंस करने के लिए फोर्स लगती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या करेगा ये? बाइंड करके सबको बाइंड करके रखेगा। किसको किसको? प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को। किसमें? न्यूक्लियस में। क्यों? क्योंकि अगर वो रिपल्सन होगा तो बाहर आ सकता है।
उसको ये बाइंड करके रखता है, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन भी बनता है, ऑलमोस्ट ये 10 टू द पावर 38 टू 10 टू द पावर 39 टाइम्स जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये नेचुरल में जितने भी सारे फोर्सेस होते हैं सबसे ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होता है, ठीक है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स से ये 100 टाइम्स ज़्यादा होता है, 100 टाइम्स मोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अभी जो इसके बाद आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, समझ में आ रहा है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो दो प्रोटॉन्स के बीच में या दो सेम पोलरिटी के चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, हमेशा ये उसको बाइंड करके रखता है। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, नेचर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यही होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बहुत इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है, 10 टू द पावर 39, 10 टू द पावर 30, ये समझ सकते हो कितनी बड़ी वैल्यू है आपकी। उसके बाद आता है सबसे लास्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जब न्यूक्लियर फिजन्स होता है एटम बम्स में, आपने देखा होगा, तो वहाँ पे बीटा डीके होता है। तो बीटा डीके होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बाहर और न्यूट्रिनो, एक छोटा पार्टिकल निकलता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में, इलेक्ट्रॉन आपका न्यूट्रिनो आपका न्यूट्रल सी होता है, तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन न्यूक्लियर फिजन्स और फ्यूजन, जो भी बोलो उसको, इन बीटा डीके इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो ejected, then the force between them, और ejected की अगर लिख दो decay, then the force between them is called weak nuclear force। यही आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। समझ रहे हो आप? इसको आप अच्छे से तब समझोगे जब आप पढ़ोगे एटॉमिक फिजिक्स में, तो वहाँ पे जब अल्फा बीटा गामा रेज का जो डीके होगा वहाँ पे इसको आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। या जो आपका यूरेनियम का जो फ्यूजन्स होता है वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है, कि कैसे दोनों के बीच में फोर्सेस लग रहा होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स डीके होगा तो वहाँ पे पता चल जाता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स डीके हो रहा है, ड्यू टू द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है इंट्रोडक्शंस में कि कहाँ लग रहा होगा, ये न्यूक्लियस के बीच में लग रहेगा जब न्यूक्लियर फिजन्स होगा, जहाँ पे स्मॉल डीके हो रहा होगा। ये इसकी टाइमिंग बहुत शॉर्ट होती है, बहुत शॉर्ट टाइमिंग के लिए डीके होता है, और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वीक होता है आपका, इससे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है उससे काफ़ी ये वीक होता है, ठीक है। तो ये आपके नेचर्स के 4 जो फंडामेंटल फोर्सेस होंगे ये होगा। और इस तरीके से आपका ये फर्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ये आपका रैप्ड आउट हो गया, ठीक है ना। कुछ इसी तरीके क्वेश्चंस आपके बनेंगे, जैसे यूटी में आएगा तो मान लो ये पूछेगा कि 4 टाइप के क्वेश्चन आप बता दो, ये फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स